यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। सफेद काष्ठ नगरी, व्हाइटवुड सिटी। सफेद काष्ठ दुर्ग की ऊंची प्राचीर पर खड़ा एक साया नीचे शहर को निहार रहा था। उस पुरुष के गहरे काले बाल और चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों की गहराइयों में एक छुपी हुई घबराहट साफ झलक रही थी। वीर राठौड़ ने अपने सबसे विश्वासपात्र योद्धा जरियस को घुटनों के बल झुका देखा और प्रश्न किया। सब हो गया। जरियस ने राजधानी से लौटते ही झुककर अभिवादन करते हुए एक पत्र थमाया था। पत्र खोले बिना ही वीर ने पूछा, निश्चिंत रहिए महाराज। जब महाराज आरव राजधानी से निकले, उससे पहले ही हमने उन्हें नलत विष पिला दिया था। जरियस ने उत्तर दिया। उत्तम। कितने समय में वह निकम्मा भाई मरेगा? महाराज, यह विष धीमा है, इसका कोई उपचार नहीं है। 5 महीनों में उनका अंत निश्चित है, और तब तक कोई आपको संदेह की दृष्टि से भी नहीं देखेगा। कोई सबूत नहीं छोड़ा गया है। हा हा हा, बहुत बढ़िया जरियस। मेरा मूर्ख भाई हमारे शाही कुल का कलंक है। अगर किसी को सच का पता भी चला, तो क्या? पिता को क्या फर्क पड़ता है? वह तो स्वयं मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं। सब यही मानेंगे कि वह कहीं किसी भोजन पर झगड़े में मारा गया। वीर ने हंसते हुए कहा। जरियस थोड़े संदेह में पड़ गया। उसने पूछा, महाराज, आपने इतनी बड़ी योजना क्यों रची जब सबको पता है कि आरव राठौड़ तो वैसे भी नहीं बचने वाला? वीर ने उत्तर में मुस्कराते हुए कहा, मुझे उसकी जमीन चाहिए, अपने गुप्त योद्धाओं के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में। मैं अगले 1.5 साल में सम्राट बनना चाहता हूँ। वो मूर्ख जितनी जल्दी मरे, उतना अच्छा। और जहाँ तक पिताजी का सवाल है, उन्हें कभी मुझ पर शक नहीं होगा। इसी विश्वास का लाभ उठाकर मैं उन्हें भी खत्म कर दूंगा, उस समय जब उन्हें सबसे कम उम्मीद होगी। उसकी आंखों में पलक भर के लिए हिंसा की चिंगारी झलक गई। जरियस हक्का बक्का रह गया। योजना अभूतपूर्व थी। अगर आरव को छुपकर मार दिया जाए, तो उसकी जमीन एक छाया की तरह उपयोग की जा सकती थी। राजा यश राठौड़ ने पूरे साम्राज्य में अपने जासूस फैला रखे थे, लेकिन आरव की भूमि बयमर्द को उन्होंने ये सोचकर छोड़ दिया था कि वो कभी खतरा नहीं बनेगा। इसलिए वहां कोई जासूस नहीं था, एक आदर्श स्थान। साथ ही राजा ने आदेश दिया था कि कोई भी उनके अलावा अधिक संख्या में योद्धा न रखे। यदि उन्हें पता चलता कि वीर गुप्त रूप से योद्धा एकत्र कर रहा है, तो वह स्वयं ही उसे समाप्त कर देते। मजेदार बात यह थी कि वीर पहले से ही युवराज था, राजा का सबसे प्रिय पुत्र। ये सब करना अनावश्यक था, परंतु लालच मनुष्य की सबसे खतरनाक कमजोरी होती है। जरियस की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने सोचा, ये युवराज तो सचमुच निर्दयी है। पहले जो हत्यारे पकड़े गए थे, उनका क्या हुआ? वीर ने पूछा। महाराज, 5 ने आत्महत्या कर ली, 2 जीवित हैं और 1 भाग निकला। जानकारी के अनुसार आपके द्वितीय और तृतीय भाई मिलकर आपको रास्ते से हटाना चाहते हैं। वीर मुस्कुराया, ठंडी हंसी के साथ। तो वे पहले मुझे हटाना चाहते हैं, फिर आपस में लड़ेंगे राजगद्दी के लिए। हम ठीक है भाइयों। क्या हमें पलटवार करना चाहिए महाराज? जरियस ने पूछा। नहीं, इससे पिता को शक हो जाएगा। हमारा लक्ष्य याद रखो, 1.5 साल में सिंहासन मेरा होना चाहिए। और वैसे भी वे केवल शावक हैं, और मैं एक सिंह। देखता हूँ कितनी देर तक ये तमाशा चलता है। मैं तो इस नाटक का नायक भी बन जाऊंगा। हा हा हा। वीर ने हाथ में पकड़े पत्र को अब तक खोला नहीं था। उसने उसे धीरे से खोला और पढ़ा। हमारी बहन जाह्नवी राजधानी से मिलने आना चाहती है। वाह, क्या अद्भुत परिवार है, उसने मुस्कराते हुए कहा। क्या लगता है महाराज, क्या उन्हें हत्या के प्रयास की जानकारी है? जरियस ने पूछा। मुझे नहीं लगता। यश और करण ने उससे मुलाकात नहीं की होगी, और ऐसा संवेदनशील विषय पत्र में नहीं भेजा जाएगा। संभवतः वह केवल टोह ले रही है कि मैं जीवित हूं या नहीं। जवाब तो देना ही होगा, है न? ये तो शिष्टाचार होगा महाराज, जरियस ने कहा। वीर ने फिर एक बार शहर की ओर देखा और मन में सोचा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, पूरा साम्राज्य मेरा होगा, और फिर ये सभी मरेंगे। द्रपर्ण नगरी एक भव्य कक्ष में 3 पुरुष आपस में गहन वार्ता कर रहे थे। 2 बैठे हुए थे और एक झुककर खड़ा था। क्या तुमने खुद अपनी आंखों से देखा कि बाकियों ने आत्महत्या की?
करण राठौड़ ने पूछा। हाँ राजकुमार, भागते समय मैंने देखा, हत्यारे ने जवाब दिया। ठीक है, तुम जा सकते हो, करण ने कठोर स्वर में कहा। आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। जैसे ही वह चला गया, करण और यश ने एक दूसरे की ओर देखा। दूसरे भैया, अब क्या करें? अगर पिता को पता चला तो हम बच नहीं पाएंगे, यश ने कहा। शांत रहो, मैं पहले भैया को पत्र भेजता हूँ कि हम मिलने आना चाहते हैं, ये जानने के लिए कि उसे शक है या नहीं, करण बोला। सही है, यश ने सहमति जताई। तुम कुछ समय के लिए मेरी भूमि में रहो, अगर उसे सच में पता चल गया तो वो हमें एक साथ मरवाने की कोशिश करेगा। दोनों ने सिर हिलाकर हामी भरी। यही रास्ता सबसे सुरक्षित और समझदारी भरा था, ये जानने का कि क्या सच में वीर को उनके षड्यंत्र की भनक लग चुकी है। आरव राठौड़ ने सामने बने छोटे से पत्थर के मकान की ओर देखा। ये सिंधवन के मध्य क्षेत्र में मौजूद गिने चुने पत्थर के भवनों में से एक था। जब वो भीतर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक नाटा सा आदमी किसी चीज को बनाने में पूरी तरह मग्न था। उस आदमी की उम्र कोई 47-48 साल रही होगी, आंखें गहरे हरे रंग की और मूंछें सिरे से मुड़ी हुई। उसकी झाड़ी जैसी दाढ़ी और एक ही मोटी भौं ने उसे किसी लोककथा के बौने जैसा रूप दे दिया था। आरव ने चुपचाप एक कोने में बैठकर इंतजार करना बेहतर समझा और साथ ही वह उस छोटी सी कार्यशाला का निरीक्षण करने लगा। पीछे की ओर 6 और युवक युवतियां काम में जुटे थे, उम्र लगभग 18 से 25 के बीच रही होगी। आरव समझ गया कि वे सब उसी बूढ़े कारीगर के शिष्य थे। जब कारीगर ने अपना काम पूरा किया और सिर उठाया तो किसी को सामने बैठा देखकर वह चौंक गया। उसने फौरन अपने एप्रन से हाथ पोंछे और जल्दी जल्दी आरव की ओर बढ़ा। माफ कीजिएगा ग्राहक साहब, मैंने देखा ही नहीं कि आप आए हुए हैं। आशा है ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा होगा। मैं टिमायरस, इस कार्यशाला का मालिक। बताए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उसने थोड़ी मजबूरी भरी मुस्कान के साथ कहा। आरव समझ गया कि टिम एक भला इंसान है। उसमें अपराध बोध भी झलक रहा था कि उसने उसे इंतजार करवाया। कोई बात नहीं, मैंने ज्यादा देर इंतजार नहीं किया। दरअसल मैं स्कूल के लिए कुछ चीजें बनवाना चाहता हूँ, आरव ने मुस्कराते हुए जवाब दिया। आरव के शांत और सहज व्यवहार से टिम का तनाव थोड़ा कम हुआ और उसके चेहरे पर अब एक असली मुस्कान थी। क्या आप तख्तियां और स्लेट पेंसिलों की बात कर रहे हैं, हुजूर? हाँ, मगर मैं विशेष रूप से श्यामपट की बात कर रहा हूँ। टिम थोड़ा उलझ गया। उसे श्याम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस युग में स्कूलों में बच्चे स्लेटों पर लिखाई और गणित का अभ्यास करते थे ताकि कागज की बर्बादी न हो। स्लेटें खास पत्थर से बनी होती थीं और आकार में लगभग धरती पर मिलने वाले लैपटॉप के पीछे के हिस्से जितनी होती थीं, छोटी, हल्की और बार बार इस्तेमाल लायक। चूंकि इस समय कागज बहुत महंगा था, इसलिए पत्थर की तख्तियां ही बेहतर विकल्प थीं। जहां तक स्लेट पेंसिलों की बात थी, आरव उन्हें नहीं चाहता था क्योंकि वह चौक का इस्तेमाल करने वाला था। स्लेट पेंसिलें पत्थर की होती थीं और उनकी आवाज़ किसी डरावनी चीख जैसी होती थी। आरव को तो लगता था कि जैसे कोई हॉरर फिल्म की खिंचती आवाज़ हो। इसके अलावा स्लेट पेंसिलों से तख्तियां जल्दी खराब हो जाती थीं, जबकि चौक से ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। चौक का उपयोग आसान था और वह तख्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। आरव ने यह भी महसूस किया कि शिक्षक कभी कुछ लिखकर नहीं समझाते, बस घंटों बोलते रहते हैं ताकि छात्र रट लें। मगर इसमें उनका दोष नहीं था। इतनी बड़ी तख्ती बनाना संभव नहीं था क्योंकि स्लेट पत्थर छोटे आकार में ही काटे जा सकते थे। इसलिए आरव ने श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड की कल्पना की। भविष्य में तो वह सफेद बोर्ड, व्हाइट बोर्ड लाने की योजना में था। उसने टिम की उलझन देखी और मुस्कुराया। चिंता मत कीजिए, मैं आपको खुद सिखाऊंगा कि इन्हें कैसे बनाना है। टिम ने जैसे ही ये सुना, वह आश्वस्त हुआ और सिर हिलाते हुए बोला, कितने बनवाने होंगे, हुजूर? मुझे 60 श्यामपट और 2000 स्लेटें चाहिए। आरव की योजना थी कि हर कक्षा में कम से कम 3 श्यामपट हों, ठीक वैसे ही जैसे उसकी यूनिवर्सिटी में हुआ करता था। टिम को बहुत जिज्ञासा हुई, इस युवक को देखकर तो लगता है जैसे कोई सैनिक हो। फिर ये सब क्यों बनवा रहा है? माफ कीजिए हुजूर, लेकिन आप हैं कौन? टिम ने जिज्ञासावश पूछा। ओह, क्षमा करें, मैं सिंधवन का नया राजा आरव राठौड़ हूँ। मैं इस राज्य को हर क्षेत्र में विकसित करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग शिक्षित बने और इसके लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। टिम स्तब्ध रह गया। क्या सारे राजा ऐसे ही होते हैं? ये युवक तो अत्यंत बुद्धिमान और विनम्र था।
पूरा दिन आरव ने टिम को समझाने में बिताया कि श्यामपट कैसे दिखना चाहिए और उसमें कौन कौन से पदार्थ लगेंगे। अंत में दोनों ने कीमत तय की, प्रत्येक स्लेट 7 तांबे के सिक्कों में और एक श्यामपट 4 चांदी के सिक्कों में बनेगा। आरव को ये दरें उचित लगी। ये भी तय हुआ कि 1 महीने में सभी बोर्ड तैयार हो जाएंगे। श्यामपट का रंग और चौक बनाने के लिए उसे खानों से खनिज चाहिए था। अगले दिन आरव ने 300 लोगों की एक टीम बनाई और लक्ष्मण विघ्नेश को उनके प्रबंधन का उत्तरदायित्व सौंपा। प्रत्येक श्रमिक को 400 तांबे और प्रमुख विघ्नेश को 600 तांबे मासिक वेतन तय किया गया। खाना भी दिन में दिया जाएगा, जिसकी कीमत 5 तांबे प्रति थाली वेतन से काटी जाएगी, जिसे श्रमिकों ने सहर्ष स्वीकार किया। 1 सप्ताह में अच्छी मात्रा में खनिज जमा हो गए थे। अब समय था विघ्नेश को श्यामपट रंग और चौक बनाना सिखाने का। 300 में से 20 लोगों को रंग बनाने के लिए, 80 को चौक के लिए नियुक्त किया गया। विघ्नेश ने अपने अधीन 3 नए पर्यवेक्षक चुने। हेल वर्नो खनिज खुदाई प्रमुख, चरण मोपे रंग निर्माण प्रमुख, जयवंत सतीश चौक निर्माण प्रमुख। इन तीनों को 500 तांबे वेतन तय किया गया। आरव ने पिछले बार निचले क्षेत्रों में देखी गई एक छोड़ी गई जागीर को साफ करवाया और उसे खनिज भंडारण व निर्माण स्थल बना दिया। सभी खनिजों को उनके प्रकार के अनुसार अलग अलग इमारतों में रखा जाता और हर दिन अंत में मात्रा दर्ज की जाती। आरव ने 5 रसोइयों और 30 सैनिकों को कामगारों की सुरक्षा में तैनात किया। पहली खेप का रंग और चौक बनकर तैयार हुआ तो आरव ने वह टिमायरस के पास भेजा। उसे पता था कि चौक का उपयोग शिक्षक और छात्र दोनों करेंगे। फिलहाल उसने निर्णय लिया कि चौक मुफ्त रहेगी, मगर जब अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी तो वह 12 चौक के लिए 10 तांबे सिक्के लेगा। समय तेजी से बीत रहा था और महीने का आखिरी सप्ताह आ गया। तभी जब आरव सिंधवन के ऊपरी क्षेत्र से निकलने वाला था, उसने वाल्दो को दौड़ते हुए आते देखा। महाराज, पौधों में फल आ चुके हैं। पहले कार्य को पूर्ण करने के लिए यजमान को बधाई, प्रणाली ने उत्तर दिया। आरव राठौर ने सोचा कि वह इनाम रात को अपने निवास लौट कर देखेगा। फिलहाल उसे खुद जाकर नतीजे देखने थे। उसने अत्यधिक उत्साहित वाल्दो की ओर देखा। उसकी शक्ल से लग रहा था कि वह थोड़ी देर पहले रो रहा था। आरव ने मान लिया कि ये खुशी के आंसू थे। वाल्दो उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और फिर से रोने को हुआ। महाराज, आपकी योजना सफल रही। अब मिट्टी बंजर नहीं रही। हम सूंग इतना अन्न उगा पाएंगे कि सबका पेट भर सके। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। सूंग सूंग, वाल्दो ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा। उठो, तुम सब मेरे लोग हो, मेरी नई परिवार। तुम सब की देखभाल करना मेरा दायित्व है, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। वाल्दो ने उसकी ओर देखा और उसका हृदय सम्मान और आदर से भर गया। यही होता है एक सच्चे राजा का स्वरूप, उसने सोचा। वाल्दो, चलो खेतों की स्थिति खुद देखते हैं। जैसा आदेश महाराज, वाल्दो ने मुस्कुराते हुए कहा। जब वे खेतों तक पहुंचे तो आरव चौंक गया। उसकी आंखों के सामने ऊंचे गेहूं के पौधे लहरा रहे थे, साथ ही मटर, जौ, ओट्स, टमाटर और राई जैसे अन्न भी उगाए थे। हर खेत हरा भरा और उपजाऊ लग रहा था। जब लोगों ने आरव को खेतों की ओर आते देखा तो सब मुस्कुराते हुए उसकी ओर दौड़ पड़े। अब उन्हें उसके सामने बोलने में डर नहीं लगता था। वास्तव में आरव हर सप्ताह के मध्य और अंत में खेतों का दौरा करने आता था। वह हमेशा कुछ न कुछ खाना लेकर आता और सबके साथ एक परिवार जैसा व्यवहार करता। पहले तो किसान चकित रह गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने समझा कि उनका राजा बाहरी रूप की परवाह नहीं करता। वे सब मानते थे कि वह बुद्धिमान, दयालु, विनम्र और एक सच्चा नेता है। महाराज, उन्होंने एक साथ कहा और उसे ऐसे देखा मानो कोई देवता उतर आया हो। कैसे हो सब? सुना है इस बार खेतों में खूब फसल आई है, पर ध्यान रखना कि शरीर पर ज्यादा बोझ न पड़े। आखिर स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, आरव ने मुस्कुराकर कहा। वे सब प्रसन्नता से मुस्कुराए और ल्योर आगे बढ़ा। राजा जी, आपकी विधियां अद्भुत हैं। मैं तो अपने आप को फिर से खेती सीखता बच्चा समझ रहा हूं। ल्योर ने उल्लास से कहा। आरव उनके उत्साह से मुस्कुरा उठा। चिंता मत करो, भविष्य में मैं तुम्हें खेती के हर पहलू में प्रशिक्षण दूंगा। फिलहाल हमें यहाँ 250 और लोगों की जरूरत है। हम महिलाओं और पुरुषों दोनों को काम पर रखेंगे, लेकिन 15 वर्ष से कम और 38 वर्ष से अधिक उम्र के लोग माल उठाने या वितरित करने का कार्य नहीं करेंगे। स्वास्थ्य और सुरक्षा के कारण उन्हें केवल खेतों में काम करने दिया जाएगा। सबने सिर हिलाकर सहमति जताई।
वृद्धों और बच्चों के लिए भारी बोझ उठाना मुश्किल ही था। खेती विभाग के संचालन का उत्तरदायित्व ल्योर को सौंपा जाएगा। पाठ ये देखेगा कि मजदूर किस प्रकार खेत की देखभाल करें और बीज लगाएं। वाल्दो ये सुनिश्चित करेगा कि कितनी फसल हो रही है और भंडारण ठीक प्रकार हो रहा है। पार्ट 150 मजदूरों को देखेगा और वाल्दो 100 को। एक बार फिर सबको यह व्यवस्था उचित लगी। दिन के अंत में सारा अनाज खेतों के बाएं तरफ स्थित दूसरे एस्टेट में जमा होगा और उसकी मात्रा दर्ज की जाएगी। वाल्दो, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि अनाज को सिंधवन के केंद्रीय भाग में स्थित दुकानों में वितरित कराओ। सभी खाद्य सामग्री की कीमतें युक्तिसंगत होंगी ताकि हर कोई खरीद सके। खेती विभाग को 10 बैलगाड़ियां दी जाएंगी जिनसे अनाज एस्टेट और दुकानों तक पहुंचाया जाएगा। जैसा आदेश महाराज, वाल्दो ने गर्व से उत्तर दिया। इसके अतिरिक्त 5 रसोइये और 20 सैनिक तुम सबकी और खेतों की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए जाएंगे। तुम सब दोपहर का भोजन भी उसी एस्टेट में करोगे। वे सभी इस बात से बहुत खुश थे कि अब उन्हें भोजन के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि खेत और सिंधवन का केंद्रीय भाग एक दूसरे से काफी दूर थे। अंत में, हर मजदूर को मासिक वेतन मिलेगा जो ल्योर द्वारा दिया जाएगा। सभी मजदूरों को 400 ताम्र मुद्राएं मिलेंगी, पर्यवेक्षकों को 500 और प्रमुख को 600 ताम्र मुद्राएं। हाँ, भोजन का खर्च वेतन में से कटेगा, प्रति थाली 5 ताम्र मुद्राएं। एक बार फिर, सब आश्चर्यचकित रह गए। पूरे भारतवर्ष में किसानों को मुश्किल से 250 ताम्र मुद्राएं मिलती थीं, और यहाँ महाराज ने इतनी उदारता दिखाई। वे सभी प्रसन्नता से खिल उठे और मन ही मन ठान लिया कि वे दोगुनी मेहनत करेंगे। पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने खदान में काम करने वालों को भी यही कहते सुना था कि आरब राठौर ने उन्हें भोजन, नौकरी और सुरक्षा दी थी। अब वे भी गर्व से सिर ऊंचा करके चलना चाहते थे। क्या हुआ जो सम्राट उन्हें पसंद नहीं करता? आरब दयालु और भरोसेमंद था। कुछ तो यह मानने लगे थे कि आरब कोई देवता का अवतार है, जो सिंधवन को फिर से सजीव करने आया है। आरब ने उनके चेहरे की चमक देखी और मुस्कुराया। आओ, मैं तुम्हें उस एस्टेट तक लेकर चलूं जहां से खाद्य विभाग की नींव रखी जाएगी। जब वे दूसरी एस्टेट पहुंचे, तो आरब ने सबको वहां घुमाया और बताया कि यह कैसे उपयोग में लाई जाएगी। उसने उन्हें अपने भविष्य के योजनाओं के बारे में बताया, ताकि वे जान सकें कि यह स्थान और लोगों के साथ भी साझा किया जाएगा। यद्यपि वे उसकी योजनाओं को पूरी तरह नहीं समझ पाए, पर उन्होंने आरब पर भरोसा किया। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि जो व्यक्ति बंजर धरती को फिर से उपजाऊ बना दे, उसके इरादों पर क्या शंका की जा सकती है। आरब का अगला लक्ष्य था मछली पालन, डिब्बाबंद खाद्य निर्माण और बहुत कुछ। लेकिन ये सब भविष्य की योजनाओं में थे, इसलिए उसने अभी ही उन्हें ये समझा दिया कि यह एस्टेट केवल उनके लिए नहीं, सभी के लिए है। उसने खाद्य सामग्री के अनुसार भंडारण के लिए अलग अलग कमरे तय किए, और वे सभी बीज भी दिखाए जो उसे इस एस्टेट में मिले थे, ताकि वे आगे और भी फसलें उगा सकें। बाकी बीजों को भी जल्द ही दूसरे एस्टेट से यहाँ लाया जाएगा, आरब ने सोचा। ल्योर ने वचन दिया कि 3 दिनों में वह 250 नए मजदूरों को लेकर आएगा। अब आरब को बस इंतजार करना था। आरब राठौर जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा, उसने तुरंत अपने पहले मिशन की सफलता पर मिले इनामों की जानकारी देखने का निर्णय लिया। सिस्टम, मेरी स्थिति और इनाम दिखाओ। ग्रेटर दैन मेजबान का नाम, आरब राठौर। उम्र, 15 वर्ष। स्थिति, सिंधवन का राजा। स्तर, प्रारंभिक स्तर 1। वर्तमान स्थिति, स्वस्थ। लेस देन बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने और राज्य की सीमाओं का मानचित्र तैयार करने का कार्य पूर्ण हुआ। लेस देन इनाम, बारूद और तोप निर्माण का संपूर्ण ज्ञान। मेजबान को 100 विकास बिंदु भी प्राप्त होंगे। लेस देन कुल बिंदु, 100 विकास बिंदु डीपी। जैसे ही आरब ने स्क्रीन पर सारी जानकारी पढ़ी, एक पॉपअप संदेश उभरा। इनाम स्वीकार करें, हाँ या नहीं। आरब ने हाँ दबाया और उसी क्षण एक तेज सूचना प्रवाह उसके मस्तिष्क में समा गया। लगभग आधे घंटे तक वह इस विशाल ज्ञान को पचाने में लगा रहा। जब वह थोड़ा सामान्य हुआ, तो उसने अगला मिशन देखा। लेस देन मिशन, अगर तुम्हारे राज्य की रक्षा ही कमजोर है, तो तकनीक की सुरक्षा कैसे करोगे? हाल ही में मिले ज्ञान का उपयोग करके युद्ध तोपों का निर्माण और परीक्षण करो। इनाम, क्या तुम्हारे लोग अब भी मिट्टी और फूस की झोपड़ियों में ही रहेंगे? भविष्य में तकनीकी उन्नति के केंद्र के रूप में ये बहुत ही अपमानजनक है। अतः मेजबान को सीमेंट निर्माण का पूर्ण ज्ञान मिलेगा। मेजबान को 20 दैवीय भोजन विधियां और 5 मसाला निर्माण विधियां भी मिलेंगी।
भविष्य में जब मेजबान टोस्टर, माइक्रोवेव, ओवन आदि बनाएंगे, तो लोगों को ये समझना होगा कि ये चीज़ें उनके जीवन में क्यों आवश्यक हैं। पहले उन्हें उन व्यंजनों की अहमियत समझनी होगी। अंततः, मेजबान को 250 विकास बिंदु डीपी और 1000 तकनीकी बिंदु टीपी मिलेंगे। समय सीमा, कोई निश्चित समय नहीं। आरव इस मिशन को देखकर बिल्कुल स्तब्ध रह गया। इनामों की सूची देखकर वह कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। उसे खाना पकाने से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि तकनीक का मतलब क्या है, तो जवाब में कोई एआई सिस्टम, कार, लैपटॉप आदि बताएगा। कोई भी भोजन को तकनीक से नहीं जोड़ेगा। लेकिन अब वह सोचने लगा, अगर वह विशेष मसाले और व्यंजन लोगों को सिखाएगा, तो वे रोज उन्हें खाना चाहेंगे। और जब वे उन्हें बनाने की कोशिश करेंगे, तब देर रियलाइज कि अच्छे बर्तन, ओवन और उपकरणों की जरूरत क्या है। धीरे धीरे वे इन उपकरणों की उपयोगिता समझेंगे और तकनीक को अपनाएंगे। लोग जब उन दैवीय रेसिपियों को अपने पुराने तरीके से बनाने में समय और ऊर्जा खर्च करेंगे, तब अगर आरव उन्हें ऐसे उपकरण देगा जो समय बचाएं और स्वाद बेहतर बनाएं, तो वे उपकरणों के प्रति जुनूनी हो जाएंगे। आरव को महसूस हुआ कि यह सिस्टम शायद लोगों को तकनीक का भक्त बनाना चाहता है। अगर भविष्य में तकनीकी मंदिर खुल जाएं, तो उसे अब कोई हैरानी नहीं होगी। आरव ने देखा कि इस युग के लोग डीप फ्राई जैसी चीजों से अनजान थे। हाँ, वे खाना फ्राई करते थे, लेकिन केवल चावल, अंडे और मांस। और वह भी कुछ बड़े घरों या महलों में। यहाँ तक कि मछली को फ्राई करने की कल्पना तक नहीं की जाती थी, उसे उबालना, सेंकना या भूनना ही आम था। अगर मांस को फ्राई कर सकते हो, तो मछली क्यों नहीं, ये सोचकर आरव परेशान हो गया। हालांकि उसने ये भी समझा कि इसमें पूरी गलती लोगों की नहीं थी। शायद कुछ अनुभवी बावर्चियों ने मछली या सब्जियों को मांस जैसी ही टाइमिंग में फ्राई करने की कोशिश की, और वे बुरी तरह जल गए। इससे उन्होंने मान लिया कि इन चीज़ों को फ्राई नहीं किया जा सकता। इसी तरह धरती पर भी सदियों तक लोग मानते थे कि धरती समतल है, जब तक कोई उसे गलत सिद्ध न कर दे। विश्वास तभी आता है जब आंखों से देखा जाए। और यहाँ पर मसालों का उपयोग भी सीमित था, नमक, शहद और कुछ पत्तियों तक ही सीमित। वह सोचने लगा कि ग्रिल और फ्रिज भी अनिवार्य होंगे। बहुत से लोग नमक का उपयोग भी नहीं करते थे क्योंकि वह महंगा था। यहाँ के बर्तन इतने बड़े और बेसिर पैर के थे कि वे किसी जादूगरनी के कड़ाह जैसा लगते थे। और हैंडल तक नहीं थे। केवल एक चीज जिससे आरव प्रभावित हुआ, वह थी बेकिंग। यहाँ के लोग स्वादिष्ट पेस्ट्री, पाए और हलवे बना सकते थे। लेकिन उनकी ओवनें भी बहुत महंगी थीं और केवल बड़े घरों या बेकरी में ही मिलती थीं। कुछ शहरों में सामुदायिक ओवन होती थी, जहां कई परिवार मिलकर रोटियां बनाते थे। कितना लंबा रास्ता तय करना है। अब समझ में आया कि ये व्यंजन पहले क्यों देने हैं। काश एक बार फिर पिज्जा खाने को मिले। आरव ने लंबी सांस ली। भविष्य में कितना काम करना है, इसका ख्याल आते ही उसे सिरदर्द जैसा महसूस हुआ। काश मैं ऐसे युग में पहुंचता जो धरती के 18वीं सदी के करीब होता। ये तो बहुत ही पिछड़ा दौर है। इन विचारों के साथ वह जल्दी सोने चला गया, क्योंकि सुबह उसे सैनिकों की पहली सैन्य परीक्षा लेनी थी। सुबह के लगभग 4 बजे का समय था। अंधेरे और ठंड में, 3-3 की कतारों में चलते हुए सैनिकों का एक विशाल दल, सिंधवन की निम्न पर्वतीय भूमि की ओर बढ़ रहा था। उन्हें देखकर आरव राठौड़ को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही सैनिक थे जिन्हें उसने महीनों पहले प्रशिक्षण देना शुरू किया था। उनके उभरे हुए मांसपेशियां, अनुशासन और दृढ़ता उनकी मेहनत और निष्ठा का प्रमाण थीं। हर किसी की चाल में आत्मविश्वास, शरीर में मजबूती और चेहरे पर अदम्य संकल्प साफ झलक रहा था। सिर्फ छोटा मोमो ही ऐसा था जिसकी कदकाठी अब भी बालक जैसी थी। आखिरकार वह भी बच्चा ही तो था। पर आत्मा और मानसिक दृढ़ता में वह किसी से कम नहीं था। उसकी आंखों में जो आत्मविश्वास झलकता था, वह उसकी आयु से कहीं अधिक परिपक्वता को दर्शाता था। दल की गति इतनी हल्की और मृदु थी, मानो कोई छाया चली आ रही हो। सैनिक कम, घातक गुप्तचर अधिक। आरव ने उन्हें यही सिखाया था, युद्ध में छल, छाया और चुपके से वार करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। इस युग में अधिकतर योद्धा शौर्य और सम्मान के नाम पर दिखावा करना पसंद करते थे, चमकदार तलवारों से नाटकीय वार करना, ताकि अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकें। वे मानते थे कि छिपकर हमला करना कायरता है। पर आरव इससे सहमत नहीं था। उसके लिए सच्चा बल वही था, जो बिना किसी हानि के अपने साथियों की रक्षा करते हुए शत्रु को परास्त कर सके। कम से कम रक्त बहाकर युद्ध जीतना ही श्रेष्ठ नीति थी।
आरव ने उन्हें जाल बिछाने, दबाव बिंदुओं पर प्रहार कर शत्रु को मूर्छित करने और विभिन्न रणनीतियां बनाने का गहरा प्रशिक्षण दिया था। खासकर गर्दन के पिछले भाग पर प्रहार कर शत्रु को निष्क्रिय करना उन्हें अच्छे से आता था। क्योंकि परीक्षा के पहले चरण में तलवारों की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें अपने हाथों और दिमाग का प्रयोग करना था। इसी कारण आरव ने उन्हें आत्मरक्षा की मूल कलाएं और युद्ध कला सिखाई थी। परीक्षा से 2 सप्ताह पहले आरव ने सिंधवन की सीमाओं से दूर 3 छोटी पहाड़ियों को चिन्हित किया था, जो हरियाली और झाड़ियों से घिरी थीं। वहां रेत के गड्ढे और समुद्र तक जाती छोटी धाराएं थीं। यह क्षेत्र पूरी तरह उपयुक्त था। प्रत्येक दल को एक एक पहाड़ी सौंपी गई और उन्हें वहीं पर लकड़ी की झोपड़ियां बनाकर अपनी छावनी तैयार करने का आदेश मिला। साथ ही उन्होंने वहां जाल बिछाने और सुरक्षा की योजनाओं पर काम शुरू कर दिया। हालांकि आरव ने परीक्षा की प्रकृति स्पष्ट नहीं की थी, पर वे सब समझ गए थे कि उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध लड़ना होगा। और तभी से तैयारी शुरू हो गई थी। जब वे स्थल पर पहुंचे, तो आरव ने 3-3 की पंक्तियों में खड़े हुए सैनिकों को देखा और उसकी आंखों में संतोष चमक उठा। अब वे एकदम धरती के सुसज्जित सैनिकों जैसे लग रहे थे। इस परीक्षा के 2 चरण होंगे, आरव ने गंभीर स्वर में कहा। पहला चरण रणनीति और शत्रु की घुसपैठ पर केंद्रित होगा, जबकि दूसरा तलवारबाजी पर आधारित होगा। आज हम केवल पहले चरण पर ध्यान देंगे, दूसरा कल होगा। इसी बीच सेनापति लक्ष्मण और सेवक नाथन ने हर दल के सामने एक एक बक्सा रख दिए। इन बक्सों में तुम्हारे दलों के हेडबैंड, रस्सियां और झंडियां रखी हैं। बबलू वैद के दल के लिए लाल, मयंक के दल के लिए पीला और गिरीश के दल के लिए बैंगनी रंग निर्धारित किया गया है। हर बक्से में 50 रस्सियां हैं, बंदी बनाने हेतु। हर दल को 5 झंडियां मिलेंगी जो उनके हेडबैंड के रंग की होंगी। हेडबैंड सिर, हाथ, बाजू, कमर या टांग जहां चाहे बांधो। अब सब अपने अपने हेडबैंड पहन लो। दल के कप्तानों ने बक्से उठाए और कुशलता से अपने सैनिकों में बांटना शुरू कर दिया। पंक्तियां नहीं टूटी, कोई आपाधापी नहीं हुई, सब ने शांतिपूर्वक अपनी बारी का इंतजार किया। कुछ ने हेडबैंड अपने टखनों पर बांधा, कुछ ने कमर पर कोई भी उसे सिर पर नहीं बांध रहा था। आरव मुस्कुराया, वे समझदार हो चुके थे। ये हेडबैंड दरअसल पुराने गरीबों के कपड़ों से काटे गए छोटे छोटे कपड़े ही थे। आरव ने आगे कहा, आज रात हर दल अपनी रक्षात्मक और आक्रामक रणनीति बनाएगा। तुम्हारा लक्ष्य है, या तो दुश्मन की कम से कम एक झंडी लाना या फिर 50 हेडबैंड इकट्ठा करना। मैं यह नहीं बताऊंगा कि झंडी कहाँ छिपानी है या कैसे लड़ना है। क्या तुम सब समझ गए? सर। हाँ सर, जोरदार सैनिक अभिवादन हुआ। अच्छा, परीक्षा के दौरान मैं और सेनापति लक्ष्मण छिपकर हर दल का निरीक्षण करेंगे। परीक्षा के अंत में सभी को मूल्यांकन मिलेगा। सभी सैनिकों में अब और अधिक उत्साह भर गया। युद्ध के नियम सुन लो, कोई भी हथियार, तलवार या ब्लेड वर्जित हैं। केवल मार्शल आर्ट और आत्मरक्षा तकनीकों की अनुमति है। और हाँ, किसी को मूर्छित करना मना है। सब ध्यान से सुन रहे थे। जिसका हेडबैंड छिन गया, वह युद्ध में मृत माना जाएगा। यदि गलती से गिर भी गया, तब भी मृत ही माने जाओगे। एक बार मृत घोषित होने के बाद तुम युद्ध में भाग नहीं ले सकते। मृत सैनिक का अपने दल की सहायता करना आज के युद्ध में गंभीर अपराध माना जाएगा। फिर आरव ने अपनी दृष्टि और स्वर को कठोर बना दिया, जिससे हर सैनिक के रोंगटे खड़े हो गए। जो कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा, उसे 1 महीने का कठोर दंड मिलेगा। साथ ही वह अगली पदोन्नति से वंचित रहेगा। याद रखो, जो मर गए, वे युद्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब सब सैनिक अपने अपने हेडबैंड को छूकर सोच रहे थे कि क्या वह सही से छिपा है या नहीं, मानो वह कोई बेशकीमती खजाना हो। एक और बात, परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। समय पूरा होते ही, चाहे जीत मिले या नहीं, सबको तुरंत यहाँ वापस आना होगा। जो देर करेगा, उसके कारण पूरी टीम को 1 हफ्ते की सजा दी जाएगी, भले वह किसी भी दल का हो। सभी चौंक उठे। इसका मतलब अगर एक सैनिक भी देर करता है, तो बाकी भी भुगतेंगे। यही तो आरव चाहता था, सब एक दूसरे की जिम्मेदारी लें। सबके रक्षक बने। शुभकामनाएं पुरुषों, तुम्हारी परीक्षा अब शुरू होती है। जयंत का शिविर। जयंत सिंह ने अपने सैनिकों को देखा, जिन्हें उसने 5 टुकड़ियों में सफलतापूर्वक बांट दिया था। पहली टुकड़ी में 12 योद्धा थे, दूसरी में 36, तीसरी में 20, चौथी में 16 और 5वीं में 15। पहली टुकड़ी मुख्य शिविर की परिधि की लगातार निगरानी करेगी। हर चेक पॉइंट पर कम से कम 3 सैनिक हमेशा तैनात होने चाहिए।
जैसे ही कोई दुश्मन नजदीक आए, एक सैनिक तुरंत पीछे लौटकर सूचना देगा, दूसरा उसकी छाया की तरह उसका पीछा करेगा, और तीसरा वहीं चेक पॉइंट पर मोर्चा संभाले रहेगा ताकि अगर और दुश्मन आए तो उन्हें रोका जा सके। याद रहे, जब तक बहुत जरूरी न हो, हमला मत करना। बस छिपकर निगरानी करना। समझे? हाँ कप्तान, सभी ने एक साथ उत्तर दिया। जब वे जाल बिछा रहे थे, उन्होंने गुप्त ठिकाने भी बनाए, जिन्हें मिट्टी, पत्तियों, घास और लकड़ियों से ढक दिया गया था ताकि वे अदृश्य रहकर दुश्मनों की जासूसी कर सकें। दूसरी टुकड़ी को दुश्मन शिविरों में घुसपैठ करनी है। चूंकि तुम 36 हो, 18 गिरीश के शिविर में जाओगे और बाकी 18 मयंक के शिविर में। इन 18 को 6 समूहों में बांटकर सभी प्रवेश द्वारों से भीतर जाना है। यदि तुम्हारी पहचान हो जाए, तो सावधानी से भागकर मुख्य शिविर लौट आना। हाँ कप्तान, दूसरी टुकड़ी ने भी कहा। तीसरी टुकड़ी को सभी जालों पर तैनात किया जाएगा। हर जाल पर 3 सैनिक रहेंगे। जैसे ही कोई दुश्मन उसमें फंसे, उसकी पट्टी हेडबैंड हटाओ और उसे बंदी बना लो। या जरूरत समझो तो छोड़ भी सकते हो। जब एक बंदी और उसकी पट्टी तुम्हारे कब्जे में हो, तो एक सैनिक उसे लेकर छोटे मोमो के पास पहुंचा दे। बाकी 2 लोग तुरंत जाल को फिर से ठीक करें और अगले दुश्मन का इंतजार करें। समझ गए कप्तान? तीसरी टुकड़ी ने कहा। चौथी टुकड़ी 4 झंडों की सुरक्षा करेगी। एक झंडा मैं खुद अपने पास रखूंगा। तुम लोग 4-4 के समूह में पहाड़ियों के चारों ओर फैल जाओ और झंडों की सुरक्षा करो। स्थान ऐसा चुनो जहां से दुश्मनों को तुम्हारा पता न चले। हाँ कप्तान, उन्होंने भी उत्तर दिया। आखिर में, 5वीं टुकड़ी 3 हिस्सों में बांटी जाएगी, मुख्य शिविर की सुरक्षा, छोटे मोमो की सुरक्षा और मेरी सुरक्षा के लिए। याद रहे, छोटे मोमो के पास सभी दुश्मनों की पट्टियां रहेंगी। अगर कोई आकर ये सारी पट्टियां छीन लेता है, तो हम ये लड़ाई हार जाएंगे। भले ही मैं एक योद्धा कप्तान के रूप में सक्षम हूं, हमें अनहोनी की तैयारी रखनी चाहिए। इसलिए, मेरी सुरक्षा भी तुम्हारी जिम्मेदारी है क्योंकि मेरे पास भी एक झंडा है। समझ गए कप्तान? 5वीं टुकड़ी ने उत्तर दिया। गिरीश के टीले की सीमा। कुछ सैनिक झाड़ियों और पेड़ों में चुपचाप छिपे हुए थे, अपने शिकार के पास आने की प्रतीक्षा में। उन्होंने घात लगाने की योजना बनाई थी। उनके चेहरे, गर्दन और हाथों पर कीचड़ लगी थी। उन्होंने अपने बालों में पत्तियां, घास और टहनियां उलझा रखी थी, उनकी त्वचा की चमक एकदम मिट चुकी थी। इस तरह के छलावरण में उन्हें ढूंढ पाना लगभग असंभव था। उनमें से एक था बीरज यादव। वह एक पेड़ के पीछे खड़ा था, हाथ में टहनियां लिए, बिल्कुल अपने वातावरण में घुला हुआ। 4 दुश्मन सैनिक उनकी सीमा में प्रवेश कर रहे थे। जैसे ही दुश्मन नजदीक पहुंचे, बीरज और उसकी टीम बिजली की गति से बाहर निकली। बीरज ने पीछे से एक सैनिक के कान और जबड़े के बीच वाली नस, जिसे पैरोटिड लिम्फ नोड कहते हैं, पर दबाव डाला। फिर कान को मोड़ते हुए ऊपर की ओर झटका दिया। सैनिक की पूरी देह शून्य सी हो गई और वह घुटनों के बल नीचे गिर गया। बीरज ने उसकी पट्टी उतारी और उसे रस्सी से बांध दिया। टीम ने बाकी दुश्मनों को भी काबू में किया और उन्हें शिविर की सीमा तक ले गए। उन्हें यह मानकर कि ये अब मरे हुए हैं, वहीं आज़ाद कर दिया ताकि वे अब और कोई खतरा न बने। फिर वे अपने मुख्य शिविर लौट गए। जयंत सिंह ने ये सब प्रणाली की मदद से अपने निगरानी यंत्रों पर देखा। उसने विशेष रूप से बीरज को ध्यान से नोट किया, हमला करने का संकेत उसी ने दिया था। अगर बीरज चंद सेकंड भी देर कर देता, तो ये पूरा घात विफल हो सकता था। उसके निर्णय और फुर्ती में गजब का संतुलन था। बाकी सभी अच्छे थे, लेकिन बीरज जैसे जन्मजात घातक योद्धा बहुत कम होते हैं। जयंत संतुष्ट हुआ। जयंत का शिविर। जब तेजस और उसकी टीम मयंक के शिविर से बाहर निकली, तो उन्होंने पहले जयंत के शिविर की सीमा का निरीक्षण करने का फैसला किया। उन्हें पता था कि जैसे उनके कप्तान मयंक ने परिधि पर निगरानी रखी थी, जयंत भी यही करेगा। उन्होंने पेड़ों को ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें किसी भी पेड़ पर कोई सैनिक नहीं दिखा। इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद जयंत ने ऊंचे पेड़ों पर मचान नहीं बनवाए। अपने शिविर में मयंक ने पेड़ों की ऊंचाई पर कीचड़ और पत्तियों से ढंके गुप्त मचान बनवाए थे। जैसे ही वे जयंत के क्षेत्र में घुसने ही वाले थे, तेजस की नज़र सूखी घास, पत्तियों और टहनियों के एक ढेर पर पड़ी। कुछ अजीब लगा। वह ढेर कुछ इस तरह फैला था कि उसकी दिशा आसपास की घास की दिशा से अलग थी। उधर देखो, उस घास के ढेर में कुछ गड़बड़ है ना? तेजस ने पूछा। मुझे तो सामान्य लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है? एक साथी ने कहा। मुझे लगता है कि उनके योद्धा वहीं छिपे हैं। तेजस ने गंभीरता से कहा।
बाकी तीनों हैरान रह गए, इतने छोटे ढेर के नीचे कौन छिप सकता है? कोई बच्चा भी मुश्किल से समा पाए। तेजस को पक्का तो नहीं था, लेकिन वह जोखिम नहीं लेना चाहता था। मुझे लगता है उन्होंने वहां गड्ढे खोदे हैं, फिर उनमें छिपकर ऊपर से पत्तियां और घास डाल दी हैं। जैसे ही दुश्मन उनकी सीमा पार करेगा, वे निकलकर सारी जानकारी जयंत तक पहुंचाएंगे। मेरे पास एक योजना है। तेजस और उसकी टीम लापरवाही से चलते हुए ऐसे दिखा रही थी जैसे उन्हें पास ही छिपे योद्धाओं के बारे में कुछ पता ही न हो। जैसे ही वे जमीन पर पड़े ढेर से दूर हुए, वे झाड़ियों में छिप गए और अपनी शंका की पुष्टि का इंतजार करने लगे। जैसा कि उन्होंने सोचा था, 3 मिनट बाद दो योद्धा जमीन से उछलकर खड़े हो गए। एक बाएं तरफ गया, जबकि दूसरा उनके ही दिशा में बढ़ा। तेजस ने अपने दो साथियों को इशारा किया कि वे पहले योद्धा को पकड़ें, जबकि बाकी सभी उनकी ओर बढ़ते योद्धा पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही वह योद्धा उनके छिपने की जगह के पास से गुजरा, तेजस फुर्ती से उसके पीछे पहुंचा और उसका मुंह अपने हाथ से दबा दिया। वहीं उसके साथी ने तेजी से उसके नाड़ी बिंदुओं को निष्क्रिय किया और उसके हाथ से बंधी पट्टी को उतार लिया। अब तू मर चुका है। मरे हुए लोग कभी कुछ नहीं कहते। तो जब मैं तेरा मुंह छोड़ूं, तब तू कुछ बोलेगा नहीं। समझा? सैनिक ने चुपचाप सिर हिलाकर हामी भरी। आखिर वो अब सिर्फ एक मुर्दा था। वे ये जानने के लिए उस गड्ढे में झांकना चाहते थे कि कहीं और कोई तो नहीं छिपा है। लेकिन उस पकड़े गए योद्धा से कुछ नहीं पूछा जा सकता था, वो अब मरा हुआ था। तेजस ने तय किया कि वह खुद उस गड्ढे में कूदकर दुश्मन पर अचानक हमला करेगा। गड्ढे में कूदते ही युवा योद्धा कुछ क्षणों के लिए चौंका, फिर खुद को संभालकर मुकाबले में उतर पड़ा। दोनों के बीच लगभग 2 मिनट तक जोरदार लड़ाई चली, फिर तेजस को मौका मिला और उसने उस योद्धा की पट्टी उतार ली। ऐसा नहीं था कि वह युवा योद्धा कमजोर था, बल्कि अगर कोई बाहर से देखता, तो यही लगता कि दोनों बराबरी के थे। फर्क सिर्फ इतना था कि तेजस को युद्ध का अनुभव अधिक था। जैसे ही वह निपटा, उसके साथ ही वह पट्टी भी लेकर लौटे जो उस बाएं तरफ गए योद्धा की थी। 3 पट्टियां हाथ लग चुकी थीं। उन्होंने तय किया कि वे आगे बढ़ेंगे और कम से कम 10 और पट्टियां हासिल करेंगे। उनके जाने के कुछ देर बाद, लक्ष्मण अपनी छिपने की जगह से बाहर आया। उसने उन मरे हुए योद्धाओं से कहा कि वे बैठक स्थल पर चले जाएं और परीक्षा पूरी होने तक वहीं रुकें। तेजस बेटा, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारा दिमाग। ये लड़का पहले ही अपने विरोधियों की क्षमताओं को समझने में माहिर हो चुका है। युद्ध कौशल के साथ मिलकर, वह भविष्य में एक बेहद खतरनाक योद्धा बनेगा। लक्ष्मण ने सोचा। मयंक का क्षेत्र। कुछ योद्धाओं की एक टीम अपने शिकार के पीछे चुपचाप लगी हुई थी, सही मौका खोजने के लिए। शुरुआत में उन्हें लगा कि ये सैनिक दूसरों की तलाश में घूम रहे हैं, इसलिए वे छिपे रहे। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि ये सैनिक खुद छिपते फिर रहे हैं, मतलब उनके पास अपने शिविर की ध्वज थी और वे पकड़े जाने से बचना चाहते थे। कुल मिलाकर 4 दुश्मन सैनिक थे, और उनकी टीम में केवल 3 सदस्य। समय रहते हमला करना जरूरी था। जोखिम तो था, लेकिन वे इसके लिए तैयार थे। उनमें से एक था बबलू वैद, कप्तान जयंत सिंह की टीम का योद्धा। वही शर्मीला योद्धा जिसने कुछ समय पहले शहर के निरीक्षण के दौरान आरव को चतुर सुझाव दिया था। लेकिन अब उसका आत्मविश्वास झलक रहा था। दुश्मनों ने एक अच्छा ठिकाना ढूंढ लिया और वहीं ठहर गए। जैसे ही वे बैठने ही वाले थे, बबलू की टीम अचानक उनके सामने प्रकट हुई। बबलू ने पहले सैनिक को उसके नाड़ी बिंदु पर वार करके निष्क्रिय किया और उसकी पट्टी उतार ली। इतने में दूसरा दुश्मन उसकी ओर आ गया। ये थोड़ा शक्तिशाली था। बबलू ने गंभीरता से मुकाबला शुरू किया, साथ ही अपनी नजरें किनारे से अपने साथियों पर बनाए रखीं। उसके साथी थोड़े धीमे निकले, जिससे अचानक हमला पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। अब सब लोग अपनी अपनी पट्टियों को बचाने और छीने जाने से रोकने में जुटे हुए थे। बबलू अपने प्रतिद्वंदी की गर्दन से बंधी पट्टी छीनने का तरीका सोच ही रहा था कि उसने देखा उसका साथी लगभग मारा जा चुका था। वह तुरंत अपने दुश्मन को एक जोरदार लात मारकर पीछे किया और समय रहते अपने साथी को बचा लिया। उसके साथी ने तुरंत दुश्मन की पट्टी उतार ली, और बबलू वापस अपने प्रतिद्वंदी से भिड़ गया। जिस साथी को उसने बचाया था, अब वह तीसरे साथी की मदद को चला गया जो अब तक जीत नहीं पाया था। बबलू ने लगभग 7 मिनट तक कड़ा मुकाबला किया और अंत में उस दुश्मन की पट्टी हासिल कर ली। उसने अपने प्रतिद्वंदी की ओर देखा और कहा, तुम अच्छे योद्धा हो। तुम्हारे साथ लड़कर गर्व हुआ। इस बार बस किस्मत मेरे साथ थी, धन्यवाद।
उसका प्रतिद्वंदी मुस्कुराया पर कुछ नहीं बोला। आखिर मरे हुए लोग क्या कहें। जब बबलू और उसकी टीम का काम खत्म हुआ तो उन्होंने जल्दी जल्दी वहां से निकलने और जयंत के शिविर में लौटने का फैसला किया। दुश्मनों की ध्वज के साथ घूमना बेहद खतरनाक था। आरव जब दूर से ये सब देख रहा था तो वह बबलू के बदलाव को देखकर चकित था। क्या ये वही लड़का था जो कभी क्यूट के पॉप स्टार जैसा दिखता था? अब उसका शरीर किसी गोंग जैसा आकर्षक था। उसकी शर्मीली छवि अब गंभीर और मर्दाना बन चुकी थी। आरव को बबलू का साहस और निडरता बेहद पसंद आई। जबकि 3 लोगों की टीम का 4 दुश्मनों से भिड़ना जोखिम भरा था, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और जब बीरज ने देखा कि उसके साथी मुश्किल में हैं, तो उसने बिना किसी हिचक के उनकी मदद की। वह निष्ठावान और मेहनती था। ऐसा व्यक्ति युद्ध में अपने साथियों के लिए मर भी सकता है। ये प्रशंसनीय था, लेकिन आरव नहीं चाहता था कि वे इतनी आसानी से अपनी जान जोखिम में डालें। आरव चाहता था कि वे हमेशा ऐसे उपाय खोजें जिनसे वे खुद को और अपने साथियों को सुरक्षित निकाल सकें। यदि किसी सैनिक के जीवित लौटने की संभावना 70% से कम हो, तो आरव उन्हें वह काम नहीं देता। युद्ध में वीरगति प्राप्त करना भले सम्मानजनक हो, लेकिन ये बहुत जोखिम भरा था। मान लीजिए अगर राज्य हजारों सैनिक भेज दे उसे, उसके लोगों और विश्वासपात्रों को मारने के लिए, तो वह किसी भी तरह से उन्हें सुरक्षित निकल जाने का रास्ता देगा। मरने से कुछ नहीं हासिल होता। आरव दृढ़ता से इस विचार पर विश्वास करता था, आज जिंदा रहो ताकि कल लड़ सको। यदि कोई आज लड़ाई नहीं जीत सका, इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी जीत नहीं सकता। उसके लिए तो बस समय और सिस्टम की मदद चाहिए थी ताकि हर संकट को टाला जा सके। और जब वह पूरी तरह तैयार होगा, तो पता लगाएगा कि उसे जहर देने वाला था कौन। हाँ, वह अब भी उस जहरखुरानी को नहीं भूला था जो उसके यहाँ आने के तुरंत बाद हुई थी। हालांकि अब वह ठीक हो चुका था, पर वह बहुत जिद्दी और बदले वाला इंसान था। अगर कोई उसके लिए अच्छा होता, तो वह उसके लिए सब कुछ करता। लेकिन जो उसके खिलाफ जाता, उसे तो वह 100 बार नहीं, लाख बार मिटा देता। वह बहुत 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 जिद्दी था और उसे अपनी ये कमी भी बखूबी पता थी। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।